हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट देखे हमने। एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के बेस पर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका पूरा डिस्कशन है। फिर नेक्स्ट पार्ट देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे डेरिवेशंस हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद में आता है गॉस लॉ, और गॉस लॉ के बाद में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर गॉस लॉ, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये गॉस लॉ से पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखा ना, उसमें क्या था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी अलग अलग कंडीशंस में, राइट। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी देखे। लेकिन ये गॉस लॉ पढ़ने के बाद, लंबा वायर है, उस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। बड़ी सी प्लेट है, इस पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। स्फीयर है, उस पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। सो ये सब केसेस समझने के लिए गॉस लॉ जरूरी है। सो चलो लेट्स सी गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ से पहले है एरिया वेक्टर। अब बचपन से लेके अभी तक तो तुमने यही पढ़ा है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ बिल्कुल, एरिया स्केलर क्वांटिटी ही है, पर एरिया, स्पेशली सरफेस एरिया, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब देखो डायरेक्शन वर्ड आया है ना, कि जैसे मेरे फेस का सरफेस एरिया, अब ये तो हो गया स्केलर, बट मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, सामने वाली। तो अब मेरे फेस का सरफेस एरिया भी है और मैं डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली एरिया बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो एरिया वेक्टर का मतलब हम एरिया एज ए स्केलर भी लेते हैं कि भाई एरिया की क्या वैल्यू है, और वेक्टर में हम उस एरिया का डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई मेरा फेस, इसका एरिया, और इसका डायरेक्शन कौन सा है, टूवर्ड्स यू, है ना। जैसे ये स्क्रीन, इसका एरिया, तो अब इसका एरिया, इसका डायरेक्शन कौन सा है, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू। पीछे वाला फेस ले लोगे इस एलसीडी का, तो उसका एरिया और डायरेक्शन कौन सा, वो पॉइंट कर रहा है वॉल की तरफ। सो एरिया वेक्टर का मतलब हुआ कि एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, प्लस डायरेक्शन दैट इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स। सो बहुत बार ना, खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिजिक्स की स्टडी में एरिया कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है ना, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए एरिया वेक्टर करके ये एक टॉपिक है, राइट। सो एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी यूज्ड इन फिजिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस टू रिप्रेजेंट सरफेस एरिया साइज एंड ओरिएंटेशन, मतलब के डायरेक्शन, तो उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या लेट से तुमने ऐसा रिप्रेजेंट करा है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के क्या पार्ट्स होंगे, एक तो उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस, और लेट से कोई एक यूनिट वेक्टर एन कैप। अब लेट से के जैसे ये वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट है, तो कौन से डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है ये, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई इस साइड वाला डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन को उन्होंने एन कैप से रिप्रेजेंट किया। अब हम तो जो फिजिक्स पढ़े हैं उस हिसाब से हमारे पास में ये तीन डायरेक्शंस तो है ही है ना, आई, जे और के वाली। तो क्योंकि ये एरिया आई डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो इसके लिए अगर मैं एरिया वेक्टर लिखूं तो वो होगा एरिया की वैल्यू और आई कैप, ये भी सही है। एन कैप का मतलब हुआ कि वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे जैसे ऐसा है तो एक्स की डायरेक्शन में, तो मैंने आई कैप लिखा। पर अगर थोड़ा सा टेढ़ा है तो इस डायरेक्शन को मैं यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, तो उस यूनिट वेक्टर को क्या कहूंगा, ना मैं आई कह सकता हूं, ना मैं जे कह सकता हूं, ना ऐसा जेड कह सकता हूं नीचे की तरफ एग्जैक्टली, है ना। तो क्योंकि कोई रैंडम डायरेक्शन होगी,
तो वो रैंडम डायरेक्शन के लिए हम एन कैप यूज करते हैं। फिर से एक और बार, एरिया वेक्टर यानी एरिया की वैल्यू, और एक यूनिट वेक्टर जो एरिया के ओरिएंटेशन को दिखाता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा होता है 1। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए ही काम में आता है। जैसे हम आई कैप कह देते तो आई कैप की वैल्यू क्या है 1, और डायरेक्शन कौन सा दिखाता है आई कैप, एक्स वाला डायरेक्शन। तो बहुत क्लियरली समझ लो। फिर अगर छोटा एरिया कंसीडर किया है तो उसको हम ds लिखते हैं, और उस केस के अंदर एरिया वेक्टर को हम लेंगे एरिया का मैग्नीट्यूड एंड एन कैप। एन कैप ले लो, जे हम लोग वाई के लिए यूज करते हैं तो एन कैप यूज करो, पी कैप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली एन कैप यूज करते हैं। अब स्फीयरिकल सरफेस में यहां पर मैं छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूं तो ये कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, इस तरफ, रेडियली आउटवर्ड। तो लेट्स से अगर इसका एरिया ds है, राइट, और डायरेक्शन एन कैप है, तो इस वेक्टर को मैं लिखूंगा, इस एरिया के वेक्टर को मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ एरिया, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो ज्यादा बेटर है, या तो फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो एरिया का जो वेक्टर है ना, मतलब ओरिएंटेशन है, वो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री ही बनाएगा कंपल्सरी। ये मेरा हाथ का पंजा ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो देखो ये एरिया, ये एन कैप है तो 90 डिग्री ही बनाएगा। सो ये चीज एकदम बहुत नीट एंड क्लीन अच्छे से याद रखना कि एरिया वेक्टर और एरिया का डायरेक्शन हमेशा एरिया से परपेंडिकुलरली ही रहता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया वेक्टर हमको आगे फ्लक्स के कैलकुलेशन में आएगा, मैं फ्लक्स का टॉपिक आता है तब एक्सप्लेन करता हूं वो। मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम एज सरफेस एरिया, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फॉर्मूला इज एस एन। ये यहाँ पर वेक्टर की साइन नहीं है, यहाँ पर तुम ऐसा मैग्नीट्यूड ले लो और एन कैप, वेर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और नॉर्मल इसीलिए क्योंकि परपेंडिकुलर इसीलिए नॉर्मल वर्ड भी यूज किया है। ओरिएंटेशन फॉर ओपन सर्फेसिस, आइदर डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल कैन बी चूजन पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कन्वेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। जनरली ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हम प्लस एन कैप लेंगे, इस तरफ होता तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो हम इसको माइनस एन कैप भी ले सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, मेनली कभी नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रूशियल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि 4th चैप्टर है उसमें देखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द गिवन एरिया। अब इस चीज को भी ढंग से समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया। ये वैसे ये जो लाइन लिखी ना मैंने, सेकेंड लाइन, ये जनरली इसका डेफिनेशन कहलाता है, पर डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है डेफिनेशन? क्रिएट तो नहीं करता है बट एक सवाल हमारे दिमाग में खड़ा होता है। लेट्स से ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ई, ये मैंने एरोस ड्रॉ किए हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो लाइंस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ऐसा भी कह सकते हो कि ये लाइंस ऑफ फोर्स है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक
ऐसा सर्कुलर प्लेट रख देता हूं, या आप समझ लो मेरा हाथ रख दिया है मैंने, एक सर्कुलर प्लेट, ठीक है, ऐसी एक सर्कुलर प्लेट रख दी है मैंने। तो अब ये सर्कुलर प्लेट में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बता सकते हो इस सर्कुलर प्लेट में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही है? बताओ, मुझे सोच के बताओ। मीनवाइल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय phi, right, which is a dot product of electric field into area। और अगर फ्लक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA will be given by surface integration of E dot dA। so अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की वैल्यू पता है तो डायरेक्टली ये वाला यूज करो, E डॉट ए, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, फाई इज स्केलर, स्केलर है इसीलिए डॉट प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और अगर एरिया की वैल्यू नहीं पता है, तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत है ना, तो ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करो। मैंने सरफेस एरिया लिखा है, तो डी ए को इंटीग्रेट करके वो सरफेस का जितना भी एरिया है वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, इसको एज ए फॉर्मूला रख लो। और इसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलुम, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कुलुम, या और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसके अलावा ये भी यूनिट हो सकता है वोल्ट मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी एक यूनिट है। कौन सा वाला? वोल्ट पर मीटर। सो नीचे वोल्ट पर मीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट, तो नीचे वाला मीटर और ऊपर वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो वोल्ट मीटर भी एक यूनिट है। चलो आ जाते हैं फिर से, मैंने जो सवाल पूछा था उस पर। क्या पूछा था मैंने? कि एज पर डेफिनेशन टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बताओ मुझे यहां से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही है इस एरिया से? दो, ये दो। चलो ठीक है, अब मैं ड्राइंग को थोड़ा ऐसा कर देता हूं। अब बताओ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितनी है ना? देखो अब लाइंस ऑफ फोर्स तो क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव तरीका है, तो कितनी भी मैं ड्रॉ कर दूं। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये जो डेफिनेशन के हिसाब से ना हमें कंफ्यूज करता है, तो हम डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा काउंट करके तो फाइंड कर ही नहीं सकते कि फ्लक्स कितना है इस एरिया के थ्रू। सो इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना है? लेट्स से इसका एरिया है ए, एरिया इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है एन कैप, तो फ्लक्स कितना मिलेगा मुझे? ई डॉट ए। एरिया को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई एरिया का मैग्नीट्यूड और एन कैप, ठीक है। तो ई डॉट एन कैप और एरिया बाहर आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है, समझ में आया? या इसको भी आगे एक्सपांड कर दो तो ऐसा मिलेगा, फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो इस तरह से, इस तरह से। और ये मैंने कुछ वर्किंग बताया कि इसको एक्सपांड करके ऐसा लिख सकते हो, इसको एक्सपांड करके ऐसा लिख सकते हो, जो आगे डेरिवेशंस में काम में आएगा, ठीक है। तो इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, एरिया की वैल्यू पता होनी चाहिए। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? अब इस केस में तो दोनों पैरेलल है ना, दोनों ही पैरेलल है। बट अगर मैं एरिया थोड़ा टेढ़ा कर दूं
तो सपोज मैं एरिया ऐसा मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है ना, तो अब देखो, अब एंगल हो गया इनके बीच में थीटा। सो ई ए कॉस थीटा इस केस के लिए, और इस केस के लिए तो थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री। समझ में आ गया? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रॉसिंग द गिवन एरिया। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि यहाँ से हवा आ रही है बहुत सारी, अब तुम ऐसे खड़े हो तो तुम कितनी हवा को रोक रहे हो, तो ये लाइंस हवा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब लाइंस तो मैं कितनी भी ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो मैं कितनी हवा को रोक रहा हूं उसके लिए मेरे पास में मेरा जो ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो पता होना चाहिए। हवा कितनी स्पीड से आ रही है या उसकी डेंसिटी क्या है वो पता होना चाहिए, तब जाके मैं ये कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मैं कितनी हवा रोक रहा हूं। सेम वे ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खुद के थ्रू पास कर रहा है या खुद खा रहा है, तो उसका एरिया और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, वैसे हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पहला वाला हमने देखा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के बेसिस पे थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा। गॉस लॉ को समझेंगे, फिर गॉस लॉ और फ्लक्स को मिला के आगे बहुत सारे डेरिवेशन है वो देखेंगे। सो क्या कहता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया फ्लक्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the given area। समझ में आया? सो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा थ्रू द गिवन एरिया। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा कि फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना, तो ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। बट पीछे तो हमने फ्लक्स का कुछ और ही फॉर्मूला देखा। क्या फॉर्मूला देखा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, है ना? या इसकी जगह पे ऐसा भी लिखो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और ये एरिया, एरिया लिख दो या सरफेस एरिया का एस लिख दो। सो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस या इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होने वाली है, सरफेस चेंज होगा। ठीक है, छोटा सरफेस लिया है, बड़ा सरफेस लिया है, तो इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि जो भी सरफेस है वो कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं, हम इसको भी यूज करके देखते हैं, राइट। सो ऐसे भी कहते हैं फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ऐसे भी कहते हैं कि फ्लक्स फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई एंड डी एस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई एंड डी एस is flux through the given area, नहीं, surface integral of the E dot ds is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed।
ये है लॉ का दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारे पास में ये इक्वेशन आता है और पहले स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारे पास में ये इक्वेशन आता है। ठीक है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब गॉस लॉ का प्रूफ भी है, राइट। गॉस लॉ, ये स्टेटमेंट्स अच्छे से जहन में उतार दो, ढंग से दिमाग में उतार दो कि भी फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। कहने का मतलब है कि अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ये कंसेप्ट को यूज करो, फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ये कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हो। बोथ द वेज तुमको फ्लक्स मिल जाएगा। फ्लक्स ढूंढ के करना क्या है हमको, फ्लक्स ढूंढ के ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ऑलरेडी इसके पहले वाले पार्ट में तो हमने ढूंढ ही ली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है? तो कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, हमें सिंपल कंसेप्ट से नहीं मिलती, गॉस लॉ के थ्रू ही मिलती है। सो कैसे गॉस लॉ काम करता है ना, उसके लिए ये सिंपल प्रूफ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये प्रूफ किस बेसिस पे है कि मुझे ढूंढनी है, गॉस लॉ जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के काम में आता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें ई को सब्जेक्ट बनाना। ये सिंपल कह दो कि लॉजिक है इन दोनों इक्वेशंस को पैरेलली यूज करने का। ठीक है, तो ई को, ई ढूंढना ही हमारा क्या कहते हैं कि फाइनल एम है गॉस लॉ को यूज करके। तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके ई को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूं कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r from the given charge q। तो मुझे एक चार्ज q दिया हुआ है, उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहां लिख देता हूं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजफुल फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं आगे ई एफ आई इसी वर्ड से रिप्रेजेंट करूंगा। ड्यू टू सम कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू सम कॉम्प्लेक्स को नहीं कह सकते, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? याद नहीं है ना? तो फिर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसके पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों टॉपिक्स ढंग से करने चाहिए। अगर ये तुमको अभी भी पता नहीं है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो। ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द गिवन चार्ज q। तो ये ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये रहा यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है कि भाई ये चार्ज है q और मुझे r डिस्टेंस दूरी पे ये पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैपिटल R लिया है तो कैपिटल R लो। सो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P we consider a Gaussian surface which is sphere of radius r। ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं रेडियस r का। गॉसियन सरफेस, ये स्टेप 1 है गॉस लॉ को यूज करने के लिए, गॉसियन सरफेस।
और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सिलेक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ सरफेस। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम चाहे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बना लो, बट टू मेक our deductions simple, we make spherical or cylindrical Gaussian surface। फिर एक और बात है कि Gaussian surface must be closed one। सरफेस एरिया है, हाँ सरफेस एरिया है ये, तो ऐसी प्लेट को गॉसियन सरफेस नहीं कहना, पूरा एक सरफेस एरिया बनता है। फिर ये थर्ड सेकंड पॉइंट के बारे में भी है ना, थोड़ा और डिटेल है। क्या है वो डिटेल? तो डिटेल कुछ ऐसा है कि बाय डूइंग सो थीटा इज ऑलवेज जीरो। कैसे? तो देख लो ऐसा कि भी मैंने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, राइट? तो चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, और यहाँ पर मैं जो छोटा सा सरफेस लूंगा उसका एरिया भी बाहर की तरफ, है ना? जो छोटा सा एरिया एज्यूम किया है ना उसका भी बाहर, उसका फेस बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये जो स्फीयरिकल सरफेस है ना उसका ये छोटा सा कर्व है, तो इसका एरिया भी बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, अल्टीमेटली थीटा इज ऑलवेज जीरो। तो ये चीज हमको क्या हेल्प करेगी कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस विच इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा? इट इज जस्ट एन सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। समझ में आया ये जो मैंने कहा कि हम सिलिंड्रिकल और स्फीयरी यूज करेंगे? रीजन यही है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से थीटा जीरो होगा। ऐसा होने से ये जो हिस्सा हमें सॉल्व करना है वो सिंप्लीफाइड वे में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि cos 0 इज 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ये हमको क्या मिलेगा? ये हमको मिलेगा इसका एरिया। जैसे स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो 4 पाई आर स्क्वायर सीधा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और अगर सिलेंडर है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? कितना होगा उसका सरफेस एरिया? 2 पाई आर एल। तो मैं सीधा 2 पाई आर एल सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। चलो आ जाते हैं फिर से इधर। गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, राइट? नेक्स्ट क्या करूंगा मैं? कंसीडर ए स्मॉल सरफेस ds एट ए पॉइंट P। सो पॉइंट P के पास मैं छोटा सा एरिया एज्यूम करता हूं, ये रहा, इतना छोटा सा एरिया है ds। तो एरिया भी, एरिया का वेक्टर भी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज Q तो पॉजिटिव है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में, एन कैप भी उस डायरेक्शन में। नेगेटिव है तो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ होगी, और cos 80 होता है -1, तो माइनस ऐड हो जाएगा ऐसा, यानी फ्लक्स अंदर आ रहा है सब।
और प्लस है तो रेडियली फ्लक्स बाहर जा रहा है। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर जा रही है। पंखा चलाया ना तो हवा आ रही है, एग्जॉस्ट फैन है तो हवा बाहर जा रही है। सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी अंदर आ रही है, फ्लक्स कितना अंदर आ रहा है, हम ऐसे समझते हैं उसको। सो कंसीडर ए स्मॉल सरफेस ds एट ए पॉइंट P। फिर उसके बाद में यूजिंग गॉस लॉ, दोनों इक्वेशन को देखो अब मैं साथ में यूज करूंगा। क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज्ड। कितना चार्ज एनक्लोज हुआ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी ऑलरेडी मैंने आगे वाली स्लाइड में बताया ना कि ई डॉट डी एस, तो ई और डी एस का एरिया वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, तो ई डॉट डी एस तो मुझे डायरेक्टली मिल ही जाएगा। बट फिर भी इसके लिए अगर स्टेप्स लिखना चाहो ना तो ऐसे लिख सकते हो कि ई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कौन सा होगा, लेट्स से आर कैप है, आर कैप ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ई डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आर कैप, एरिया का डायरेक्शन एन कैप। ठीक है, वेक्टर को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो दोनों डायरेक्शंस के बीच में होगा। चार्ज कितना एनक्लोज कर रहा है हमारा गॉसियन सरफेस, क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस लॉ तो हमें प्रूव करना है, सो ये तो हमें ऑब्टेन करना है। हटा दो इसको। गॉस लॉ ऑब्टेन कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये सब की भी कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने किसी और चीज का लिख दिया। एक्चुअली मैं ऑब्टेनिंग गॉस लॉ फ्रॉम द कुलुम्स लॉ, ये नेक्स्ट टॉपिक का है। चलो इसको इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम। ठीक है, गॉस लॉ का प्रूफ फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो मुझे क्या करना है, ये एक चार्ज लिया है मैंने, पॉइंट P डिस्टेंस r दूरी पे है। ठीक है, तो r दूरी पे जो डिस्टेंस है वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और आर कैप, आर जो भी डायरेक्शन में है वही आर कैप। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई इस पर। अब ये गॉस लॉ के हिसाब से दूसरा सेंटेंस इसका देखो, क्या कह रहा है दूसरा सेंटेंस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एस, है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो नाउ कैलकुलेटिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ
ई डॉट डी एस। तो चलो ये कैलकुलेट करते हैं। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और ये मैंने समझा दिया कि इसके बीच का एंगल कितना होने वाला है, 0 डिग्री। तो इसको हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं ई डी एस, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। और एरिया, एरिया कितना होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, और क्यू से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है आर, उतने साइज का सरफेस एरिया। सो कितना होगा सरफेस एरिया स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर कैंसल, के की जगह पर मैं ऐसे लिखूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और 4 पाई भी कैंसल, विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉस लॉ प्रूव हो गया, है ना। क्या कह रहा है गॉस लॉ, कि भाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ई डॉट डी एस, सॉल्व करके हमने ढूंढ लिया 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। सो ये एक्चुअली में गॉस लॉ का रियल स्टेटमेंट है, ये रियल स्टेटमेंट है गॉस लॉ का, कि भाई ई डॉट डी एस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। सो इसके लिए तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये है लॉ, इसको यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे, ठीक है। फ्लक्स के टर्म्स में भी लिखा कि फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। इसको इन दोनों का इक्वल टू यहाँ पे तुम फ्लक्स भी डाल सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू फ्लक्स, पर क्योंकि लॉ कहा है ना, तो फ्लक्स को उसमें इंक्लूड नहीं करते। फिर से एक और बार, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजफुल फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहता है लॉ, कि ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। उसको प्रूव करा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी इज दिस। अब पॉइंट पी के लिए ई डॉट डी एस यूज करते हैं, यानी ये एरिया के लिए ई डॉट ई डी एस यूज करते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करके हमें ये मिलता है। गॉस लॉ आगे और समझ में आएगा जैसे जैसे हम उससे रिलेटेड डेरिवेशंस करते जाएंगे। फिर ये कुछ पॉइंट्स, फिर एक और मुद्दा है जो गॉस लॉ के रिलेटेड तुम्हें पता होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स तुम्हें पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। क्यों? एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point of charge is not very well defined। very well defined यानी exactly उस पॉइंट पे, जैसे ये मैंने गॉसियस सरफेस ड्रॉ किया और यहाँ पर एक चार्ज है सरफेस पे ही, तो वहां पर सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक, उस चार्ज की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना है ना, उसके बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है हमारे पास। सो इसीलिए गॉसियन सरफेस जो भी ड्रॉ करो ना, तो उस सरफेस की लाइन पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। ये सिंपल, थोड़ा सिली पॉइंट भी है बट सही भी है। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखने हैं गॉस लॉ के बारे में। नेक्स्ट आता है
कुलुम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। ठीक है, तो ये जो मैंने थोड़ा वर्किंग किया था उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कुलुम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। कुलुम्स लॉ फोर्स कैलकुलेट करता है, राइट? COU, कोलॉम्ब होता है, कोलॉम्ब। कोलॉम्स लॉ कैलकुलेट्स फोर्स ड्यू टू चार्ज। देयरफॉर फोर्स मिल जाएगा QE, राइट? Q इज द, Q नॉट ले लो उसको, Q नॉट इज द गिवन चार्ज which is experiencing force F due to इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से फोर्स इतना मिलेगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो चलो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q, we consider a Gaussian surface which is a sphere of radius r। ठीक है, कुलुम्स लॉ कैलकुलेट्स द फोर्स। अब यहां पर हमारे पास में Q नॉट पड़ा हुआ है, ऐसा समझ लो पॉइंट P पे। तो कुलुम्स लॉ का मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हो, इसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ठीक है ऐसे भी लिखा है। तो कुलुम्स लॉ कैलकुलेट्स फोर्स ड्यू टू चार्ज, और हमें कैलकुलेट करना है फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, फोर्स ड्यू टू चार्ज। तो इधर एक सेंटेंस और ऐड कर दो कि फोर्स बिटवीन Q नॉट एंड Q इज, ये रहा Q naught E. Q naught is the given charge which is experiencing a force F due to electric field E of charge Q। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट के भाई, अगर अब हमको नेक्स्ट पार्ट हमारा ये होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ के हिसाब से E डॉट डी एस इज 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। E डॉट डी एस का एक्सपांशन, E का मैग्नीट्यूड, E का वेक्टर, ds का मैग्नीट्यूड, ds का वेक्टर, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए कि आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ds। ठीक है, ये सब वर्ड्स भी समझने हैं। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा E बाहर ds
ये आर कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 ही आएगा, चार्ज एनक्लोज तो क्यू ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है, देयरफॉर फोर्स भी मिल जाएगा मुझे क्यू नॉट पे, क्यू नॉट ई की वैल्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर विच इज कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हम गॉस लॉ को लेकर आए यूजिंग हम लेकर आए कुलम्ब्स लॉ को यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, अब इसके बाद में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं गॉस लॉ के बेसिस पर। तब तक के लिए जो गॉस लॉ है उसको ढंग से समझ के, एरिया वेक्टर को ढंग से समझ लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ढंग से समझ लो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही थोड़ा एक्सटेंडेड रूप है गॉस लॉ, जो कहता है कि भाई फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करो या फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करो, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, ये इसका ही ये अलग इंटीग्रल वाला वर्जन है। अगर एरिया क्लियर नहीं है, छोटा एरिया दिया हुआ है तो इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो ये गॉस लॉ और गॉस लॉ को यूज करके हमने ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने जैसे है। गॉस लॉ का प्रूफ भी देखा, ये रहा, ये आना चाहिए। और फिर बाद में गॉस लॉ से हम लेकर आए कुलम्ब्स लॉ, तो वो भी पता रहना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ये कुलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।